नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय पाठ 8 कृषि क्षेत्र। विद्यार्थी मित्रों, अभी तक हमने इस पाठ में कृषि क्षेत्र में प्रस्तावना, अर्थतंत्र की करोड़रज्जु जीवन डोर के समान भारतीय कृषि प्रधान देश भारत में कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, जिसे महत्व के नाम से जाना जाता है, और नीची कृषि उत्पादकता के कारण की हमने चर्चा की। आज हम विद्यार्थी मित्रों चर्चा करने जा रहे हैं कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उपाय। इसके पहले हमने जो चर्चा किया था नीची कृषि उत्पादकता के कारण, मतलब देश के अंदर कृषि उत्पादन कम क्यों है, उसका कारण हमने ढूंढा था। और आज हम कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उपाय ढूंढ रहे हैं कि हम किन कारणों से, किन उपायों से देश के अंदर कृषि उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उपाय में भारत में कृषि क्षेत्र की नीची उत्पादकता कृषि क्षेत्र के पिछड़ेपन को दर्शाता है। मतलब देश के अंदर किसी भी क्षेत्र का अगर विकास होता है तो उसका मुख्य ध्येय होता है कृषि। मैंने विद्यार्थी मित्रों आपको पहले भी उदाहरण के द्वारा समझाया है कि अगर आज हम जो कपड़े पहन रहे हैं, इसका कपास खेत में से बना है। इसकी कपास की जो खेती है वह ज़मीन में से उत्पादन किया गया है, किसान भाई के द्वारा उसका उत्पादन किया गया है। अगर कपास का उत्पादन ना होता तो आज हमारे शरीर पे ये कपड़ा ना होता। अगर गन्ने का उत्पादन ना किया जाए तो हमें चीनी ना मिले। तो देश के विकास में, लोगों के विकास में, क्षेत्र के विकास में कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। अब कृषि क्षेत्र भारत का मुख्य व्यवसाय और अर्थतंत्र का मुख्य आधार स्तंभ होने के कारण उसमें सुधार अत्यंत आवश्यक है। सुधार इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि विद्यार्थी मित्रों, मान लो कि अगर हम घर बनवाते हैं तो घर बनवाते समय हमें नींव हमारी जो है वह एकदम मजबूत, पक्की होनी चाहिए, क्योंकि पूरा घर जो है वह नींव पर ही, जो पिल्लर होता है नीचे जमीन के अंदर, उस पर ही आधार रखता है। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो इसमें उत्पादकता में बढ़ोतरी करने से, अगर हम कृषि क्षेत्र में उत्पादन की बढ़ोतरी करते हैं तो ग्रामीण अर्थतंत्र की आय में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और अगर ग्रामीण क्षेत्र की आय में बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो उद्योग और सेवा क्षेत्र के विकास को बल प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि गांव का व्यक्ति सुखी होगा, संपन्न होगा, वह शहर की तरफ बढ़ेगा, और जब वह व्यक्ति शहर की तरफ बढ़ेगा तब उद्योग और सेवा क्षेत्र का विकास और उसमें रोजगार पाने वाले लोगों का प्रमाण, आयात निर्यात की प्रक्रिया, लेन देन की जो तुला है वह देखने को मिलेगी। जैसे कि रोजगार, शहरीकरण, स्थानांतरण, आय की असमानता जैसी तमाम समस्याओं का निराकरण भी संभव हो पाएगा। मतलब इसका निकाल देखने को मिलेगा। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के उपाय की अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं इन सारे मुद्दों की एक बार चर्चा कर देना चाहता हूँ कि जो इनके उपाय हैं कृषि क्षेत्र के, वह 3 उपाय हैं। कितने उपाय हैं? 3। आप देख सकते हैं, संस्थाकीय सुधार, टेक्नोलॉजिकल सुधार और अन्य। संस्थाकीय सुधार, टेक्नोलॉजिकल सुधार और अन्य उपाय। तो विद्यार्थी मित्रों, संस्थाकीय सुधार के अंदर हमें 4 पॉइंट पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 4। सबसे पहले पढ़ना है जमीन विषयक सुधार, दूसरा है संस्थाकीय ऋण की प्राप्ति, तीसरा है कृषि उत्पाद की विक्रय व्यवस्था में सुधार, और जो चौथा है वह कृषि संशोधन। ये संस्थाकीय सुधार में हमें इसकी चर्चा करनी है और लिखना है। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों टेक्नोलॉजिकल सुधार। टेक्नोलॉजिकल सुधार में हम कुल 6 पॉइंट की बात करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भरा हुआ प्रश्न है, मुद्दा है। नंबर 1, सुधरे हुए बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई यंत्रों का उपयोग, जंतुनाशक दवाइयाँ और भूमि परीक्षण।
विद्यार्थी मित्रों, अभी हमने जो 6 पॉइंट के नाम लिए, इसमें से सबसे पहले आपको 5 पॉइंट जो है वह सरलतापूर्वक कैसे याद करना है। आपके ये पंजे हैं, इसमें देखो 5 अंगुलियां हैं। 5 अंगुलियों में हम पांचों पॉइंट को कैसे गिनते हैं आप इसे देख सकते हैं। नंबर 1, यहाँ से हम शुरू करते हैं। सुधरे हुए बीज, रासायनिक खाद, जंतुनाशक दवाई, यंत्रीकरण और सिंचाई। ये 5 हो गए 5 अंगुलियों के। छठा बचता है भूमि परीक्षण। जिस तरह से विद्यार्थी मित्रों कोई व्यक्ति बीमार होता है, वह डॉक्टर के पास जाता है, तो आज के डॉक्टर बड़े होशियार, वह पहले उसकी रिपोर्ट कराते हैं। वो प्राचीन समय के डॉक्टर हुआ करते थे कि व्यक्ति के हाथ की नस पकड़कर उसकी बीमारी बता दिया करते थे, और उस व्यक्ति ने कल क्या खाया था उसे बता दिया करते थे। लेकिन आज की जो हमारी शिक्षा नीति है, आज के जो डॉक्टर हैं, उनके बस में ये सब नहीं है। रिपोर्ट के आधार पर वह उसका इलाज करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, उसी तरीके से ये जो भूमि परीक्षण का पॉइंट इसके अंदर जोड़ा गया है, छठा, किसी भी जमीन के अंदर उत्पादन करने से पहले उसका भूमि परीक्षण करो, तो उसमें कौन सा बीज, कितनी मात्रा में खाद, कितनी मात्रा में पानी, क्या किस यंत्र के द्वारा कितना जंतुनाशक दवाइयों का उपयोग करके हम अच्छी फसल का उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए इसे जोड़ा गया है। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों, अन्य उपाय। आज हम इनकी चर्चा संस्थाकीय परिबल में हम देखेंगे जमीन विषयक सुधार। भारत में किसानों के जमीन का मालिकी हक, मतलब मालिक कौन होगा, मालिकी हक मिले तथा काश्तकारों को जोते अधिकार में सुरक्षा प्राप्त हो, इसलिए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन का कानून, जोत अधिकार सुरक्षा तथा काश्त नियमन से संबंधित कानून बनाए गए। हमारे देश के अंदर आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है विद्यार्थी मित्रों, आपको अच्छी तरह से पता है, आप सामाजिक विज्ञान में पढ़कर आए हो। देश के अंदर जमींदारी, महालवारी, रैयतवारी ऐसी प्रथाएं चलती थी, और इन प्रथाओं के द्वारा जमीन महसूल वसूल किया जाता था। और यहाँ पर तकलीफ ये कि किसी व्यक्ति के पास अधिक से अधिक मात्रा में ज़मीन है और कोई व्यक्ति मजदूर बना फिर रहा है, उसका भरण पोषण हो सके, उसके परिवार का पालन पोषण हो सके, इतनी भी ज़मीन उसके पास नहीं है। ठीक है, तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से सरकार ने भारतीय किसानों को ज़मीन मिले, वह ज़मीन के मालिक बने, ज़मीन जो जोते उसका मालिकाना उस पर हो, ऐसा अधिकार, ऐसा कानून यहाँ पर पारित किया गया। दूसरा पॉइंट है संस्थाकीय ऋण की प्राप्ति। अब जो संस्थाकीय ऋण की प्राप्ति है, तो ऐसा है कि कोई भी काम करने से पहले विद्यार्थी मित्रों हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम पैसा किसी में लगाते हैं तो ही उसमें से उत्पादन होगा। अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो किसान पहले बीज, पानी, खाद, जंतुनाशक दवाई इत्यादि का क्या करता है, उपयोग करता है, और फिर फसल का उत्पादन होगा, और उत्पादन होने के बाद ही उसका विक्रय होगा और फिर पैसा आएगा। लेकिन पहले तो लागत लगानी है, पहले तो खर्च करना है। उसी तरीके से कोई भी कंपनी, कारखाना, व्यापार, दुकान, धंधा इत्यादि का अगर हम उदाहरण लेते हैं तो आप समझ सकते हैं पहले पूंजी निवेश करना पड़ेगा। लेकिन अब जो भारतीय किसान हैं वो बेचारे गरीब, अनपढ़, अशिक्षित, उनके पास पैसा नहीं हुआ करता था, और पैसा ना होने के कारण कृषि के अंदर जो मैंने ऊपर अभी नाम बताएं, उन सारी सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाते थे। और जब सुविधा का उपयोग नहीं हो पाता था तब फसल का उत्पादन कम तो विक्रय कम, और विक्रय कम तो आय कम, तो वह व्यक्ति गरीब का गरीब ही बना रहता था। इसलिए भारत में कृषि क्षेत्र तक ऋण एवं अन्य वित्तीय, मतलब पैसे से सहायता उपलब्ध हो,
इस उद्देश्य से वर्ष 1969 और 1980 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। अब जब बैंकों की राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू की गई तो उसमें 1982 में नाबार्ड बैंक की रचना की गई। 1982 में नाबार्ड बैंक की रचना की गई। अब नाबार्ड बैंक का हम पूरा नाम जान लेते हैं, क्योंकि परीक्षा के अंदर ऐसे शब्दों का पूरा नाम पूछा जाता है 1 नंबर में। अगर मान लो आपको पूछा जाए कि नाबार्ड बैंक का पूरा नाम बताइए, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो 1982 में नाबार्ड बैंक की रचना, यहाँ पर स्थापना की गई। अब इस बैंक के तहत क्या हुआ कि इसके अंतर्गत प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, इसके अंतर्गत क्या हुआ, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक, 2 बैंकों को जोड़ा गया। कौन कौन सी बैंक, एक बार फिर से देखते हैं, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक, जिससे भारतीय किसानों को समय पर पर्याप्त और नीचे ब्याज के दर पर ऋण प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य से सरकार ने इन बैंकों की स्थापना की। अत्यंत सरलता से कृषि कार्य किसान जो है वह कर सके। नीचे ब्याज पर ऋण उपलब्ध होने से वह अधिक कृषि उत्पादकता प्राप्त करने में सक्षम हो गए। क्यों? क्योंकि अब उन किसानों को पैसे मिलने लगे और पैसे मिलने से वे खेत उत्पादन में, फसल उत्पादन में लागत लगा सके, सुविधा इकट्ठा कर सके, और जिससे उनका फसल का उत्पादन जो है वह। तो हम तीसरे पॉइंट की चर्चा करेंगे, कृषि उत्पाद की विक्रय व्यवस्था में सुधार। मतलब प्राचीन समय में जो किसान प्रारब्धवादी था, परंपरागत खेती करता था, तो अब उसमें क्या है, थोड़ा परिवर्तन होना जरूरी है। मैंने लास्ट टाइम आपको विद्यार्थी मित्रों समझाया था, बताया था कि 1951 में दैनिक प्रति व्यक्ति 395 ग्राम अनाज मिलता था। लेकिन 2011 का सर्वे जब किया गया तो कितना हो गया, बढ़ के 511 ग्राम दैनिक प्रति व्यक्ति मिलने लगा। तो अब ये सुधार कैसे हुआ? आप अपने घर का उदाहरण लो। बहुत कम लोगों ने बाप दादा के द्वारा मिली हुई जमीन के बाद खुद खरीदा होगा। बाकी लोगों का वही बाप दादा के द्वारा जो वारसागत प्रॉपर्टी जमीन मिली हुई है, खेत जो मिला हुआ है, उतना का उतना ही है। तो अगर इस चीज़ को हम देश के लेवल पर लेकर जाते हैं तो जमीन की मात्रा तो ज़्यादा बढ़ी नहीं, लेकिन उत्पादन बढ़ा। क्यों? अब उसकी चर्चा ज़्यादा ना करके, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको घटक बताए थे, उन घटकों को आप याद करिए तो व्यवस्थित आपको पता चल जाएगा। हम इस पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट के अंदर है, कृषि पैदाश की विक्रय व्यवस्था में रही हुई कमियों को दूर करने के लिए कई बुनियादी कदम उठाए गए। अब जो किसान है, फसल का उत्पादन करता है, लेकिन वह अच्छी जगह बेच नहीं पाता है। अच्छी जगह बेच ना पाने के कारण उसे अच्छी आय प्राप्त नहीं होती है, और जब अच्छी आय प्राप्त नहीं होती है तो वह आगे आने वाले समय में अपने जीवन में या परिवार के जीवन में या बच्चों के लिए या उत्पादन में कुछ अच्छा कर पाता नहीं। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है नियंत्रित बाजार। ठीक है, जो कदम उठाए गए उसमें नियंत्रित बाजार थे, इसके लिए वह यह काम नहीं हो पाता था। कृषि उत्पादन की गुणवत्ता का वर्गीकरण। किसान कृषि उत्पाद का संग्रह, किसान जो है वह कृषि उत्पाद का संग्रह कर सके, इस उद्देश्य से 2 गोदाम की यहाँ पर स्थापना की गई। पहला गोदाम है राष्ट्रीय गोदाम निगम, दूसरा राज्य गोदाम निगम। ये लाइन मोस्ट IMP है, आपको 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, कि देश में अनाज का संग्रह करने के लिए किन गोदामों की स्थापना की गई? तो राष्ट्रीय गोदाम निगम और राज्य गोदाम निगम की स्थापना की गई। चौथा पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों, कृषि पैदाशों के भाव की जानकारी। किसानों को बाजार भाव के परिवर्तनों से सुरक्षित करने का उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया
जाता है। अब इसमें कंडीशन ये है कि गरीब किसान, लास्ट वीडियो में मैंने आपको उदाहरण के द्वारा ए और बी के द्वारा समझाया था कि जो गरीब किसान हैं वह बेचारे, उनके पास उनके नज़दीकी में बाज़ार की व्यवस्था नहीं होती है, वह अपने उत्पादन को बाज़ार में नहीं बेच पाते हैं, किसी मध्यस्थी को बेचते हैं और वह सस्ते दामों पर लेता है और किसान को कम लाभ होता है। उत्पादन की जो गुणवत्ता है उसमें पता होना चाहिए। अगर हम इसके थोड़े अलगाव करते हैं, आपने मार्केट के अंदर देखा होगा, जिस गुणवत्ता की जो वस्तु होती है, अगर हम आलू का उदाहरण लेते हैं, एक ही दुकान पे आपको 3 प्रकार के आलू देखने को मिलते हैं। वो तीनों प्रकार के आलू एक ही खेत के उत्पादन है, एक ही खेत में से निकाले गए हैं, एक ही खेत में उसका उत्पादन किया गया है, लेकिन वह दुकानदार क्या है, होशियार है, उसी की छटनी कर लिया है, अच्छे, मध्य और उससे निम्न प्रकार के अलग अलग करके रखा है, तीनों की कीमत अलग अलग करके रखा है। प्राचीन समय में गोदामों की स्थापना नहीं थी, लोग अपनी वस्तु को संग्रह कैसे करें, खराब हो जाता था, घर के अंदर रखते थे तो ज़मीन से भेज लगता था, चूहा है, अन्य कीटक है, वो अनाज को नष्ट कर देते थे। इसलिए सरकार ने यहाँ पे व्यवस्था में सुधार किया और सुधार करने से अब लोगों की फसल जो है वह बचने लगी। जब ज़रूरत हो तब। विद्यार्थी मित्रों, आपके गांव में कोल्ड स्टोर होगा। कोल्ड स्टोर के अंदर जब आपके घर पे आलू की खुदाई होती है खेत में से, तो आपके घर में जो भी भाई हैं, बाप दादा हैं, वे कोल्ड स्टोर में कुछ बोरा आलू ले जाके रख देते हैं, बाकी बेच देते हैं, बाकी बचा हुआ उपयोग में लेते हैं। तो जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो कोल्ड स्टोर में से निकाल लेते हैं। घर में रखेंगे तो खराब हो जाएगा, कोल्ड स्टोर में रहेगा तो सही रहेगा। एकदम सीधा उदाहरण मैं देना चाहूँगा, एक ही शब्द में आपके घर में रखी हुई फ्रिज में रखी हुई वस्तु सुरक्षित रहती है, लंबे समय तक चलती है, और उसी वस्तु को अगर हम बाहर रख देते हैं तो कुछ ही घंटों में क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, अब हम चौथे पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं, कृषि संशोधन। तो कृषि के अंदर संशोधन किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, कितनी मात्रा में हुआ, वह सब हम देखेंगे। भारतीय किसान अशिक्षित होने तथा आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण कई कृषि संशोधन स्वयं करने में असक्षम होते हैं, क्योंकि लोगों के मन में डर है, भय है कि अगर मैं कुछ नया करूँगा, कुछ नया बनाऊँगा, कुछ नई खोज करूँगा तो कहीं नुकसान हुआ तो, और कहीं ज़्यादा नुकसान हो गया तब तो मैं पहले की तुलना में भी और ज़्यादा गरीब बन जाऊंगा। इसलिए भारतीय किसान कमज़ोर के कमज़ोर बनते गए, प्रारब्धवादी बनते गए, और इसलिए यह जिम्मेदारी किसको सौंप दी गई, नाबार्ड को सौंप दी गई, जो विविध प्रकार के कृषि संशोधन करवाने का कार्य करती है। अब जो नाबार्ड है वह क्या करती है, तालीम देना। तालीम विद्यार्थी मित्रों प्रशिक्षण कहा जाता है, और समझ किसानों को उपलब्ध करवाती है, और जिससे किसान केवल परंपरागत खेती ना करे, पुरानी एक ही पीढ़ी दर पीढ़ी खेती ना करे, बाजार में जिन वस्तुओं की मांग अधिक हो उससे संबंधित फसल लगाने से अधिक आय प्राप्त करे। जिन वस्तुओं की मांग हो, बहुत अच्छा पॉइंट, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि कपड़े का अगर हम उदाहरण लें और गर्मी का टाइम हो और आप दुकान पर गए हो, दुकानदार से कॉटन का शर्ट मांग रहे हो गर्मी में, और वह आपको स्वेटर दिखा रहा है, तो क्या होगा, उसका विक्रय होगा, आप स्वेटर खरीदोगे, आय प्राप्त करोगे नहीं, क्योंकि सीजन क्या है, गर्मी का है। आपको स्वेटर की ज़रूरत नहीं है, आपको रेनकोट की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉटन शर्ट की ज़रूरत है। अगर आप ठंडी के टाइम पर उसी दुकान पर गए हो, आप उसे स्वेटर मांग रहे हो, गर्म कपड़े मांग रहे हो, वह आपको कॉटन का कपड़ा दे रहा है, आप उसे लोगे नहीं, आपको तो ठंडी से बचना है। इसलिए नाबार्ड जो है वह किसानों को यह सिखाने का, समझाने का काम किया और किसानों को जागरूक किया कि ताकि वह तालीम प्राप्त करें, उनके अंदर समझ आए, बाजार के अंदर जिस वस्तु की मांग है उसका उत्पादन करें तो उसका विक्रय अधिक होगा, आय अधिक प्राप्त होगी, और जिससे कृषि सुधार कार्यक्रमों में किसानों को शामिल किया जा सके। सामूहिक ग्राम विकास योजनाएं, पंचायती राज, जन धन योजना, संकलित ग्राम विकास योजना इत्यादि शुरू करने, कृषि क्षेत्र को आधुनिकीकरण, पंचायत
आधुनिकीकरण की दिशा में, कृषि उत्पादन बढ़ाने की दिशा में मोड़ा जा सकता है, ताकि लोगों को समझ आ सके कि हमें करना क्या है। जब लोग बाहर निकलेंगे, लोगों के बीच में होंगे, उनकी समझ शक्ति बढ़ेगी, लोगों के मन में क्या चल रहा है, लोग किस प्रकार की वस्तु की मांग अधिक कर रहे हैं, तो ही हो सकता है। आज आप कोई भी कंपनी का उदाहरण ले सकते हैं। कंपनी आने वाले समय में हर समय अपने प्रोडक्ट में अपने एडवर्टाइज के द्वारा परिवर्तन करती रहती। कोलगेट ले लो, आपको पता है कोलगेट में नमक आता है। कंपनी हमारा ये नमक हमको प्रचार के द्वारा बेच रही है। पुराने ज़माने में लोगों के जब दांत पीले हो जाते थे तो चूल्हे की जो राख होती थी उस राख से घिसकर उसे साफ करते थे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कहीं बाहर गया हुआ है, उसे ब्रश मंजन नहीं मिल रहा है, तो वह नमक के द्वारा, अगर उसका दांत दुख रहा है तो नमक के द्वारा अंगुली की मदद से ब्रश करता था, दांतों में नमक लगाता था। आज लोग आपको सिखा नहीं रहे हैं, आज लोग आपको बता नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस कोलगेट के अंदर नमक डाल के आपको बेच रहे हैं। जो प्राचीन समय में दांत दुखने पर नमक घिसा जाता था, जो दांत में अगर टाड़ा लग गया हो, कीड़े लग गए हों और उसके अंदर लौंग, एक लौंग दबा दिया जाए तो उसका जो तेल है, उसका जो रस है, उससे क्या होता था, वो कीड़े मर जाते थे। आज वही लौंग जो है आपके कोलगेट में मिलाकर आप तक पहुंचाया जा रहा है। कुछ नया नहीं हो रहा है, तरीका नया है, कुछ नया नहीं हो रहा है। क्या है विद्यार्थी मित्रों, सिर्फ तरीका नया है कि ताकि आप अभी भी जग जाएं, आप जो है अभी भी जग जाएं और जगने के साथ साथ पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करें। आज विद्यार्थी मित्रों, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उपाय में संस्थाकीय सुधार का पॉइंट यहाँ पे चौथा कृषि संशोधन पूरा होता है। अब हम अगले वीडियो में इसके मतलब कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उपाय का दूसरा जो पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल सुधार, उसे लेकर आएंगे।